बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी एलएमएस हेड ऑफिस जौहर टाउन। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। दो तरह की सेल हैं जनाब, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरे को कहते हैं गैल्वानिक सेल। इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं और साथ साथ इनकी अगर कोई एप्लीकेशंस हैं तो उन पर भी बात हो जाएगी। एक तरफ हम मेंशन कर लेते हैं कि एक सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरी तरफ है गैल्वानिक सेल, जिसे वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। दोनों की पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमें कई दफा नजर आ रहे हैं पेपर में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एक ही सेल होता है और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, एक नेगेटिव से, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, उसे हम एनोड कह देंगे। जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसे हम कैथोड कह देंगे। दरमियान में एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में मेन बातें क्या हैं जो हमें पेपर में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी जो है वो बनाई जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाई जाती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिएक्शन होता है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी कि ऐसा रिएक्शन है जो खुद ब खुद नहीं हो सकता, उसे बिजली की मदद से करवाया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पर चार्ज है पॉजिटिव और एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, जबकि कैथोड पर चार्ज है नेगेटिव और कैथोड पर होती है रिडक्शन। ठीक हो गई जी बात। तो ये आपने जो अहम चीजें हैं वो याद रखनी है। अब अगर मैं ऐसे आपसे पूछ लेता हूं कि मेरे पास चार एरो जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। एक एरो ये रहा, इसे मैंने अल्फा कह दिया। एक एरो ये रहा, इसे मैंने बीटा कह दिया। एक एरो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, उसे मैंने चार्ली कह दिया। और एक एरो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, उसे मैंने डेल्टा कह दिया। तो चार एरो हो गए। अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ लिया जाए, द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा, तो आप क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किस तरफ हो रहा है? अल्फा, जी बीटा कह रहे हैं, बीटा में, डेल्टा में हो रहा है, डेल्टा में हो रहा है। चार्ली नहीं लग रहा सही आपको? जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर डेल्टा, वो कहते हैं जी डेल्टा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा में है, और कुछ लोग कहते हैं कि बीटा है। पहले तो ये फाइनल कर लें कि जैसे ही हमने सवाल में ये शर्त रखी कि हम नोट कर रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, उनकी वजह से जो कंडक्शन होती है उसे मेटेलिक कंडक्शन कहते हैं, और मेटेलिक कंडक्शन वायर के थ्रू होती है, और वो वायर हमें सिर्फ ये ऊपर वाले हिस्से में नजर आ रही है। यहाँ पर जो कंडक्शन होती है ना जनाब, ये सॉल्यूशन में जो कंडक्शन होती है उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के पीछे हमेशा आयंस होते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उस कंडक्शन को मैंने बता दिया कि मेटेलिक कंडक्शन कहते हैं, उसके लिए हमें वायर चाहिए होती है। तो पहली बात तो ये हो गई कि अल्फा और बीटा सही आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर आयंस की वजह से कंडक्शन हो रही है, और हमने सवाल ये पूछा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ है। अब आते हैं आंसर की तरफ कि क्या चार्ली आंसर है या डेल्टा। तो यहाँ पर आंसर जो है बिल्कुल सही कहा एक स्टूडेंट ने कि डेल्टा आंसर है। और डेल्टा क्यों आंसर है? क्योंकि एनोड पर हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज हो रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। एग्जांपल मैं रख रहा हूं डाउन्स सेल की, और डाउन्स सेल के अंदर होता ये है
कि NaCl जो है वो फ्यूज फॉर्म में रखा जाता है। NaCl से बनते हैं सोडियम आयन और साथ बनते हैं क्लोराइड आयन। एनोड पर जाता है क्लोराइड और क्लोराइड जाकर ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्लोरीन गैस बनाता है, साथ 2 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर जाते हैं कैथोड पर यहाँ से सफर करके, यानी कि सही आंसर है डेल्टा। और यहाँ से जब ये सफर करके जाते हैं तो वहां जाकर कैथोड पर जाकर ये सोडियम आयन से मिलते हैं और सोडियम आयन से मिलकर सोडियम बना देते हैं। यहाँ से हमें एक बात ये तो पता लग गई कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ है। साथ हमें एक और ऑब्जेक्टिव मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी मिल गया कि अगर आप NaCl के फ्यूज्ड, ये मोल्टन साल्ट है जी, ये देख लीजिए, ये मोल्टन साल्ट है या फिर आप इसे कहते हैं फ्यूज्ड साल्ट है। अगर आप फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो सोडियम कौन से इलेक्ट्रोड पर हासिल होती है, हमने कहा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और क्लोरीन कहाँ हासिल होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, एनोड पर हासिल होती है। और साथ साथ हमें ये भी पता लग गया कि अगर आप NaCl फ्यूज्ड की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्योंकि NaCl में सिर्फ 2 आयन हैं तो एक आयन चला जाएगा एनोड पर और दूसरा आयन चला जाएगा कैथोड पर। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो हासिल होंगे। तो याद रख लीजिए कि जब भी फ्यूज्ड साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हासिलात हैं, वो प्रीडिक्टेबल होते हैं, यानी कि आप उनका गैस लगा सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप यहाँ पर नेल्सन सेल की वर्किंग देख रहे होते, नेल्सन सेल की, तो वहां पर NaCl जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन यूज होता है, यानी कि NaCl के साथ पानी भी होता है। NaCl से तो सोडियम और क्लोराइड आयन बनते हैं, लेकिन जो वाटर है उससे भी आयन बनते हैं और वाटर से आयन बनते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब यहाँ पर परेशानी ये है कि एनोड तो एक ही है, कैथोड तो एक ही है, लेकिन आयन्स हो गए दो दो। अब कौन से आयन यहाँ पर जाएंगे, इसका इन्हिसार है कि किस आयन की डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी कितनी है। डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी के लिए एक अलग से टॉपिक अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन की हद तक बात करें तो याद रख लीजिए कि सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में से हाइड्रोजन आयन की डिस्चार्जिंग पावर ज्यादा है, वो हो जाता है डिस्चार्ज और वो डिस्चार्ज होकर बनाता है हाइड्रोजन। जी जनाब। और दूसरी तरफ क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में से अगर क्लोराइड हाई कंसंट्रेशन में हो, जब हम नेल्सन सेल पर काम करते हैं ना तो उसमें हमने सोडियम क्लोराइड को कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया होता है, तो अगर क्लोराइड हाई कंसंट्रेशन में हो तो ये ज्यादा जल्दी जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में और वहां जाकर बनाते हैं क्लोरीन और साथ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि एनोड और कैथोड पर एक्वस सॉल्यूशन में जो आयंस जाएंगे वो डिपेंड करता है कि उनकी कंसंट्रेशन क्या है इस पर और उनकी डिस्चार्जिंग पावर क्या है इस पर। तो यहां से मैं आपके सामने रख रहा हूं एक और इंफॉर्मेशन कि अगर आपके पास मोल्टन या फ्यूज्ड साल्ट हो तो जब आप उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रखते हैं तो उसके प्रोडक्ट्स तो प्रिडिक्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट जो है उसको रखेंगे तो फिर उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते, नॉट प्रीडिक्टेबल, वो आप गैस नहीं लगा सकते। क्यों गैस नहीं लगा सकते? क्योंकि अब की बारी प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूशन में उन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है और वो डिपेंड करते हैं कि उस आयन की डिस्चार्जिंग पावर कितनी है, कैपेसिटी टू गेट डिस्चार्ज कितनी है। ये चीजें पता होंगी तभी आप उसके प्रोडक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी ये हैं इलेक्ट्रोलिसिस की एग्जांपल, जिसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन साल्ट को देखा। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रख दूं, अब की बारी मैं एग्जांपल रख रहा हूं NaNO3 की। NaNO3 जो होता है अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन हो तो इसके एक्वस सॉल्यूशन से सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन बनते हैं, जबकि वाटर से बनते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब की बारी भी आप देखिए कि एक एनोड है एक कैथोड है। हमें ये तो पता लग गया कि कैथोड पर अगर सोडियम और हाइड्रोजन आयन ने जाना हो तो हाइड्रोजन आयन की कैपेसिटी टू गेट डिस्चार्ज ज्यादा है, इसलिए वो जाकर हो जाते हैं डिस्चार्ज्ड
और हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट की अगर बात आए तो आपने याद रखना है कि हाइड्रो ऑक्साइड की डिस्चार्जिंग पावर, जनाबे अली क्या कह रहे हैं? हाइड्रोक्साइड की डिस्चार्जिंग पावर ज्यादा है नाइट्रेट से, सल्फेट से, कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से, वगैरह वगैरह। तो जो भी आपके पास नेगेटिव आयन है उनमें से सबसे ज्यादा डिस्चार्जिंग पावर किसकी? हाइड्रोक्साइड की। तो यहाँ पर जाएंगे हाइड्रो ऑक्साइड, और हाइड्रो ऑक्साइड जब जाते हैं तो उनसे बनता है दो वाटर बनते हैं, एक ऑक्सीजन बनती है, चार इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज हो गए, ना ही सोडियम आयन डिस्चार्ज हुए, ना ही नाइट्रेट आयन डिस्चार्ज हुए। प्रेप बुक के अंदर अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स या सॉल्यूशंस नीदर ऑफ द आयंस ऑफ साल्ट आर इलेक्ट्रोलाइज्ड। यानी कि चार एग्जांपल दी हुई हैं और सवाल ये पूछा हुआ है कि इनमें से किस साल्ट की, किस इलेक्ट्रोलाइट की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ना पॉजिटिव आयन साल्ट का इलेक्ट्रोलाइज होता है, ना नेगेटिव आयन साल्ट का इलेक्ट्रोलाइज होता है। तो वहां पर हमने सोडियम नाइट्रेट एक्वस को ही टिक किया है, क्योंकि जब सोडियम नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में से करंट गुजरता है तो सोडियम और हाइड्रोजन आयन में से हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होना पसंद करते हैं, और नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होना पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पर ना सोडियम आयन डिस्चार्ज हुआ, ना नाइट्रेट आयन डिस्चार्ज हुआ, क्योंकि उनके डिस्चार्ज होने की सलाहियत कम है। इस वजह से ना सोडियम ना नाइट्रेट कोई भी आयन साल्ट का डिस्चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रोलिसिस का सिलसिला जनाबे अली जारी है, और इलेक्ट्रोलिस जी जी कैथोड पर आपने अभी थोड़ी देर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब बनानी है तो हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एटम्स हैं, लाइक लिथियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये जो सारे के सारी रिएक्टिव मेटल्स है ना जनाब, रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो ऊपर की साइड पर हैं और हाइड्रोजन कहीं सेंटर में है। तो जो ऊपर वाले होते हैं ना ये कभी डिस्चार्ज नहीं होते, यानी कि नीचे की तरफ जाते हुए, एक रूल है अभी थोड़ी देर में पढ़ना था लेकिन अभी आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं कि नीचे की तरफ जाते हुए जो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन है, टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज्ड जिसे कहते हैं, टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज, वो इंक्रीज करती है। तो रिएक्टिव मेटल कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगी। अगर आपने मिसाल ली है KCl की तो बड़ा ऑब्वियस है कि KCl में K पॉजिटिव और H पॉजिटिव बनेंगे और इधर से Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि K पॉजिटिव रिएक्टिव मेटल है, ऊपर वाली साइड पर है, और डिस्चार्ज कौन होता है? जो नीचे वाली साइड पर होता है। डिस्चार्ज नीचे वाली साइड का कैटाइन होता है। तो इस तरह यहाँ पर हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, के पॉजिटिव कैथोड पर नहीं जाएगा। ना के पॉजिटिव, ना Na पॉजिटिव, ना Mg पॉजिटिव, ना Pb पॉजिटिव, ना Li पॉजिटिव, ना Zn पॉजिटिव। जो भी ऊपर है वो नहीं जाएंगे, जो नीचे हैं वो जाएंगे। सही हो गई जी बात। चलिए जनाब आगे की तरफ चलते हुए अब हमने इलेक्ट्रोलिसिस की दो और एप्लीकेशन लिखनी है। एक एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाल्स प्रोसेस है। हाल्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है? एल्यूमिनियम को प्योरीफाई किया जाता है Al2O3.2H2O यानी कि बॉक्साइट, और Na3AlF6 से यानी कि क्रायोलाइट से। इसी तरीके से एक और एग्जांपल जो है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर जो है उसके लिए भी आप यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? डाउन ये इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं। इसके अंदर आप इम्प्योर कॉपर जो है उसको एनोड बनाते हैं, और प्योर कॉपर जो है उसको कैथोड बनाते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी में, और कॉपर प्योरीफाई हो जाती है। ये इलेक्ट्रोलिसिस के मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे तो उनको मैंने हाईलाइट कर दिया। हम आ गए अपने टॉपिक पर वापस, और नाम है उसका गैल्वानिक सेल। और गैल्वानिक सेल के लिए भी हमें बात करनी होगी एक डायग्राम की। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको बार बार नजर आ रहे हैं पेपर के अंदर।
तो इस तरीके से डायग्राम बना ली। यहाँ पर पहला सवाल जो मेरे ज़हन में आता है, जो पास पेपर में पूछा गया था, वो ये कि गैल्वानोमीटर जो गैल्वानिक सेल है, इसमें वोल्टेज नापने के लिए कौन-सा आला इस्तेमाल किया जाता है? तो ये याद रहे कि यहाँ पर जो आला इस्तेमाल हो रहा है, वो वोल्ट मीटर है। ये एक्चुअल यूएचएस पेपर में सवाल आया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट 1, एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट 2। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर ज़िंक का इलेक्ट्रोड हो, तो ज़िंक का ही इलेक्ट्रोलाइट होगा, और अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड हो, तो कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट होगा। और इधर बीच में होगा एक सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज जो है उसके काम क्या हैं, वो भी हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज का पहला काम ये है कि सॉल्ट ब्रिज जो है ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, ये फ्लो करवाता है, अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है। और इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है, तो ये अवॉइड्स नेट चार्ज अक्यूमुलेशन। ये तीन बातें मैंने पूरी इसलिए लिख दी कि इनके अलावा अगर कोई बात आए तो आप फौरन से उसे निगेट कर सकें। पेपर में डिस्क्रिप्शन वाले सवालात आ जाते हैं कि जनाब जो साल्ट ब्रिज है उसका काम क्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिंक्ड टू साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, फ्लो अलाउज फ्लो ऑफ चार्जेस, ये जो है ये नहीं सही बात हुई, अलाउज फ्लो ऑफ आइंस, आइंस को फ्लो करवाता है, और नेट चार्ज अकुमुलेशन नहीं होने देता। इस बात का क्या मतलब है समझते हैं जनाब। एक इलेक्ट्रोड है जिंक का, एक है कॉपर का, अपने अपने सॉल्यूशन के अंदर वो डिप हैं। एक की टेंडेंस जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज्यादा है, एक की इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज्यादा है। तो यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज्यादा होगी वो काम करेगा ऑक्सीडेशन का, और उसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, उसे नाम दिया जाएगा एनोड का। और यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन एनोड पर चार्ज होगा नेगेटिव, याद रख लीजिए।